नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफ़ी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस, यानी वो चैनल जिसका सीधा ताल्लुक़ है उत्तराखंड के उन सरोकारों से जो उत्तराखंड के विकास और तरक्की से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमारे मेहमान हैं ललित मोहन भट्ट। ललित मोहन भट्ट कौन है, मैं आपको परिचय करा देता हूं। ललित मोहन भट्ट मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोर क्वालिफाइड हैं। मैनेजमेंट की आपने मास्टर डिग्री ली हुई है, हिस्ट्री की मास्टर डिग्री ली हुई है और ये जो है फ़िलहाल उत्तराखंड जनता पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। इनके दिल में जो दर्द है वो उत्तराखंड को लेकर है। इन्होंने जिस मकसद को लेकर उत्तराखंड जनता पार्टी का गठन किया है वो मकसद तो खुद ललित मोहन भट्ट बताएंगे, लेकिन क्या वजह पड़ी कि उत्तराखंड के पढ़े लिखे लोगों को जो मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, मोर क्वालिफाइड हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो तमाम लोग उत्तराखंड जनता पार्टी के बैनर तले फ़िलहाल उत्तराखंड में 2022 के चुनावों की तैयारी में जुटे हैं। तो ललित जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सलीम साहब। तो मैं ये जानना चाहूँगा, उत्तराखंड जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी के गठन की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? इसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले 20 सालों में जब से कि प्रदेश का गठन हुआ है, प्रदेश का गठन होने के बाद सब लोगों को उम्मीद थी कि जो भी सरकार बनेगी उत्तराखंडियों के द्वारा उत्तराखंड के लिए बनेगी। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि जितनी भी सरकारें यहाँ आई हैं पिछले 20 साल से, वो बार बार बदलती रही। पिछले 20 सालों में हमने 12 मुख्यमंत्री बदले हैं। आप यहाँ पर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात करते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 4 मुख्य पार्टीज़ हैं। आप यूकेडी के बारे में बात करते हैं तो यूकेडी अपना जो भी उनका दिशा थी वो खो चुके हैं, उनका कहीं पर भी कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी भी बहुत नहीं है, लेकिन उसका कोई विज़न नहीं है, वो सिर्फ प्रदेश में 2-4 सीटों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात भाजपा और कांग्रेस की, ये दोनों पार्टियां एक तरीके से एक दूसरे की सहायता करते हुए हर 5-5 साल के लिए अपनी सरकार बनाती हैं, लेकिन उन सरकार बनने के बाद जो उत्तराखंड की जनता उसको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस प्रदेश में आकर के हम सब लोग जो दूर दराज इलाकों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और सब कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी हैं, वो लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि कुछ नया उत्तराखंड की जनता को दिया जाए, एक नई दिशा देने वाली राजनीति की जाए। हमारे प्रदेश में 4-4 पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड की जनता के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। हमारी पार्टी में जो हम लोग हैं उसमें बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जो अच्छी पदों पर रहते हुए देश की सेवा की है और वो चाहते हैं कि आकर उत्तराखंड की सेवा करें। हमारी पार्टी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि अब पार्टी की सेवा करें और पार्टी के साथ साथ हम उत्तराखंड का भला करें। मुझ जैसे लोग जो दिल्ली में रहते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, हमें लगता है कि अगर हम आज आगे नहीं आएंगे तो फिर इस उत्तराखंड का कोई फ्यूचर नहीं होगा। सो इस प्रकार के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम बार बार इस चीज़ को लोगों तक फैलाते हैं और पूछते हैं कि प्लीज़ आइए हमें ज्वाइन कीजिए और सब मिलकर उत्तराखंड का विकास करते हैं। ललित जी, आप पर्यटन के क्षेत्र से आते हैं, पर्यटन में आपका लंबा अनुभव है और उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो ऐसे में पर्यटन को लेकर आपकी सोच क्या है, आपकी पार्टी की सोच क्या है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं स्विट्ज़रलैंड न जाकर के शिमला की बात करूं या मैं ऊटी की बात करूं या मैं आपके दार्जिलिंग की बात करूं तो ये सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ की सरकारों ने उन क्षेत्रों को इतने बेहतरीन तरीके से डेवलप किया है कि अपने देश का आदमी ही खुद उन प्रदेशों में बहुत अधिक मात्रा में विजिट करता है। उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि बोलते हैं और यहाँ पर चारों धाम भी हैं। अगर हम विदेशियों को न देखते हुए सिर्फ अपने प्रदेश, अपने भारत के लोगों को ही इसके लिए आकर्षित कर सकें तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। हरिद्वार हमारे पास है, ऋषिकेश हमारे पास है जो कि योगा का केंद्र है, हमारे पास बद्रीनाथ है, हमारे पास केदारनाथ है, हमारे पास वैली ऑफ फ्लावर्स है, हमारे यहाँ पास शीत ओलंपिक होते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आप उन शीत ओलंपिक में सारे के सारे जो भी खिलाड़ी आते हैं वो सिर्फ बाहर से आते हैं। उत्तराखंड के कितने व्यक्ति या कितने युवा उस खेल में भाग लेते हैं, ये आपको सोचना है। और यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं लेकिन अपने युवाओं को उन खेलों के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में अपार क्षमताएं हैं और वो शिमला या ऊटी या दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों से बहुत आगे निकल सकता है यदि हमारी नीतियाँ सफल रहें और हम अपने हर जगह को, हर गाँव को सड़कों से जोड़ें, बिजली से जोड़ें और वहाँ के लोगों को जागृत करें ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड का भी भविष्य सुनहरा हो सके। उत्तराखंड में शुरू से ही
रोज़गार एक बड़ी समस्या रहा है, और ये उत्तराखंड की ही समस्या नहीं, देश की भी समस्या है। लेकिन जिस आंदोलन को लेकर उत्तराखंड की सोच और परिकल्पना सच हुई, तो यहाँ के लोगों ने रोज़गार पर खास तवज्जो दी। लेकिन पिछले 20 सालों में रोज़गार को लेकर कोई ठोस काम नज़र नहीं आ रहा। तो आपने क्या सोचा है रोज़गार को लेकर? रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या अभी तो उत्तराखंड में ही नहीं, हमारे देश में भी है। बट चूंकि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले बोला था शिक्षा का माध्यम, जो शिक्षा का स्तर है वो अभी इतना अच्छा नहीं है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फॉरेन कंट्री में जाके compete कर सकें। अगर वो compete करते हैं तो उनको बहुत मेहनत बाहर जाके भी करनी पड़ती है। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा के स्तर को हम अच्छा बनाएंगे, ताकि जब भी बाहर से मल्टीनेशनल कंपनी बुलाएं, वो यहाँ आकर के अपनी कंपनियों को यहाँ स्थापित करें और यहीं के लोगों को रोज़गार दें। अगर हम शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनियां तो बाहर से आएंगी, लेकिन उनमें काम करने वाले लोग भी हमें बाहर से ही हायर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा फोकस शिक्षा के ऊपर होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, रोड, हेल्थ एंड बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे करके कृषि, इस पर हम काम करेंगे। ललित जी, ठीक है, आपकी उत्तराखंड जनता पार्टी 2022 के चुनावों में कुछ चमत्कार करने वाली है, लेकिन ये चमत्कार अकेले आपकी तरफ से नहीं हो रहा। मायावती ने भी घोषणा की है, आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की है कि ये सभी लोग 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 2022 में हर कोई मलाई खाने के चक्कर में है। देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहता था, पर सिंस आपने क्वेश्चन पूछा है, बीएसपी या मायावती की पार्टी मैं इसको एक क्षेत्रीय पार्टी मानूंगा, और ये लोग दलगत राजनीति करते हैं। ये लोगों को आपस में लड़वाने की राजनीति करते हैं। ये दलित, मुस्लिम, हिंदू, सिख के बारे में बात करते हैं, जबकि मैं मानता हूं कि उत्तराखंड की जनता इतनी जागरूक है कि वो उन सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाली है। वो सिर्फ अपना भविष्य और विकास देखती है। तो इससे ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, हमारी जो पार्टी है उसमें उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के लिए ही काम करेंगे। सो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनको अपना भविष्य आजमाने दीजिए। हमें अपने पे पूरा विश्वास है, और आज आपके सामने बोल रहा हूं कि हमारा काम आने वाले टाइम में दुनिया के सामने आएगा और दुनिया के सामने बोलेगा। ललित जी, मैं सीधे तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड जनता पार्टी उत्तराखंड को क्या देने वाली है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर पिछले 20 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखूं तो एक शिक्षा का विषय है। आप दूर दराज गाँव में जाकर देखिए कि वहाँ पर एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो सिर्फ 6 हैं, लेकिन वहाँ 10-10 टीचर हैं। और जब आप पढ़ाई का माध्यम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बच्चे उत्तराखंड से निकल के बाहर किसी और दुनिया में compete कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हम सबसे पहले शिक्षा के स्तर को सुधारें, बच्चों के एजुकेशन को अच्छा करें, ताकि यही उत्तराखंड के बच्चे बाहर दुनिया में निकलकर बाकी लोगों के साथ compete कर सकें और अपने उत्तराखंड का भाग्य बदल सकें। ललित जी, अंत में मैं उत्तराखंड के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर बात करना चाहूँगा कि तीरथ सिंह रावत वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-4.5 सालों में 2 मुख्यमंत्री दे दिए। आम आदमी पार्टी ने अजय कोठियाल के रूप में एक तुरुप का पत्ता खेला है। गंगोत्री से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उपचुनाव लड़ने की बात है, और वहाँ से केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि कर्नल अजय कोठियाल उनके उम्मीदवार होंगे। तो उपचुनाव को लेकर और 2022 के चुनाव को लेकर जो घमासान मचने वाला है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो उपचुनाव के बारे में आपको ये बता दूं, अगर भाजपा की सरकार अच्छा काम करती तो उनको 2-2 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब रहा बात उपचुनाव का, वो तीरथ सिंह जी को कहीं से भी चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन उन्होंने गंगोत्री को ही इसलिए चुना कि उनको लगता है कि वो सेफ सीट है। सो वो अपने प्रदेश का भविष्य ना तय करके अपने मुख्यमंत्री का भविष्य तय कर रहे हैं, ताकि वो जीत के वापस आ जाए और पब्लिक में वाह-वाही बटोर सकें। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि किसी का भला ना करते हुए सिर्फ अच्छे वादे और सपने दिखाती है। आप दिल्ली में देख लीजिए उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया है, या अब जो 5-6 साल में क्या किया है, वो सब चीज़ फ्री देते हैं। अब मुझे बताइए, किसी युवा को आप सब कुछ फ्री देंगे, उसको काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी? फिर उसको तो आप नाकारा बना रहे हैं। अब उन्होंने किन्हीं कर्नल कोठियाल के ऊपर दाव लगाया कि उनको उठा करके हम गंगोत्री में तीरथ सिंह जी के खिलाफ लड़वा देते हैं। मुझे ये बताइए, वहाँ पर आपको लगता नहीं है कि तीरथ सिंह रावत जी का इतना बहुमत है कि वही जीतेंगे? लेकिन आम आदमी ने क्या किया कि अपना तुरुप का सिर्फ गंगोत्री में उनको भेज दिया लड़ने के लिए। अब उससे 2 बातें होंगी, अजय कोठियाल जो हैं वो तो जीतेंगे नहीं, दैट्स फॉर श्योर।
हार गए तो अजय कोठियाल साहब की अपनी जो महत्वाकांक्षा है या जो उनकी छवि बढ़ रही है उत्तराखंड में वो नीचे हो जाएगी, तो पार्टी उनसे अपने तरीके से काम करवा सकती है। रही बात तीरथ सिंह जी की, वो हारे हैं जीते, उन्होंने अगली बार मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो मैं आपको भी बता रहा हूं। रही बात हमारी पार्टी की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वहां किसको लड़ना। हम जरूर लड़ेंगे, हम इसलिए नहीं लड़ेंगे कि हमें जीतना ही जीतना, हम सिर्फ इसलिए लड़ेंगे कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम किसी से कम नहीं है, हम अपने प्रदेश के बारे में औरों से बेहतर सोच सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो ललित जी ने बताया कि गंगोत्री में अगर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं तो उत्तराखंड जनता पार्टी पीछे नहीं रहेगी। उत्तराखंड जनता पार्टी का उम्मीदवार भी उन्हें कड़ी चुनौती देगा। भले ही कर्नल कोटियाल वहाँ उम्मीदवार हो आम आदमी पार्टी के, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले 2022 के चुनावों में चाहे मायावती हो या केजरीवाल हो या उत्तराखंड जनता पार्टी हो, इन सभी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कड़ी चुनौती मिलेगी। यानी कि कुल मिला के इस बार जो मुकाबला होगा वो उत्तराखंड के विकास को लेकर होगा, उत्तराखंड के रोजगार को लेकर होगा, उत्तराखंड की चिकित्सा को लेकर होगा, उत्तराखंड की शिक्षा को लेकर होगा। तो यानी कि कुल मिला के अब उत्तराखंड में एक विजन वाली राजनीति का उद्गम हो चुका है और देखना और तय करना पब्लिक को है कि वो 20 साल से चली आ रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों को समर्थन देंगे या ललित जी जैसे नए लोगों पर भरोसा करेंगे, उत्तराखंड जनता पार्टी जैसे विजन वाले पढ़े लिखे लोगों पर भरोसा करेगी। खैर 2022 तक ना जाने कितने राजनीतिक उथल पुथल होगी, उतार चढ़ाव होंगे। उससे पहले तो गंगोत्री उपचुनाव में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह का रिजल्ट ये बताएगा कि उत्तराखंड की राजनीति किधर चल रही है। ललित जी ने पूरे भरोसे के साथ कहा है कि तीरथ जी जीतें या हारें, अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी या तीरथ सिंह रावत के रूप में होने वाला नहीं है। तो जो भी होगा, इन्हें पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड जनता पार्टी 2022 में किसी न किसी रूप में सरकार का हिस्सा बनेगी। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ